हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि P मोटाई तथा K परावैद्युतांक वाले पदार्थ से आंशिक रूप से भरे एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। आइए इस प्रश्न के मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा, मान लीजिए आपके पास में दो संधारित्र हैं इस तरीके से। यह है संधारित्र पहला और दूसरा, दोनों ही श्रेणी क्रम में जुड़े हैं। पहले वाली की धारिता C1 है, दूसरे की C2 है। तो जो इनका तुल्यांकी धारिता है उसको हम C बोल देते हैं। तो C का मान लिखा जाएगा C1 गुणे C2 भागे C1 धन C2। कुछ चीजें और समझते हैं यहाँ पे। मान लीजिए कि यहाँ पे कोई एक इस तरीके से एक संधारित्र है और एक और संधारित्र है। इन दोनों में अंतर इतना है कि एक में निर्वात भरा हुआ है, एक में एक के परावैद्युत भरा हुआ है के। दोनों का क्षेत्रफल जो है ए मान लीजिए, दोनों के प्लेटों के बीच की दूरी डी मान लीजिए। तो इसकी धारिता लिखी जाती है सी बराबर एप्सिलॉन नॉट ए भागे डी। वहीं इसकी धारिता लिखी जाती है, उसको हम सी डैश बोल देते हैं, के गुणे एप्सिलॉन नॉट ए भागे डी। परावैद्युत माध्यम डालने पे आप देख सकते हैं कि जो संधारित्र की धारिता होती है वो के गुना हो जाती है। तो इस चीज का यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो इन मुख्य उदाहरण से चलिए प्रश्न को अब हल करते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपके पास में एक परावैद्युत माध्यम है टी मोटाई का, जो कि एक समांतर प्लेट संधारित्र के बीच में रखी हुई है। इसकी मोटाई कितनी है? टी है। प्लेटों के बीच की दूरी जो है वो डी है। देखिए, ये जो के माध्यम है परावैद्युत का, ये प्लेटों के बीच में कहीं पे भी हो, चाहे वो इधर हो, चाहे इधर हो, चाहे बीच में कहीं पे हो, स्थिति पूरी तरह से वही होगी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा धारिता पे, धारिता समान ही रहेगा। तो इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, ये दोनों प्लेट हो गए और इतना जो क्षेत्रफल है, इतना आयतन जो है यहाँ पे के है, के जिसकी मोटाई यहां से यहां तक टी है, और बाकी हिस्से जो है वो निर्वात है। निर्वात के लिए जो के होता है वो एक होता है, जिसकी मोटाई कितनी है? डी ऋण टी। अब इस चीज को आप ऐसे भी सोच सकते हो, ऐसे इस तरीके से कि यहां दो प्लेट है और एक और प्लेट है इस तरीके से। इसकी मोटाई है टी, इसकी मोटाई है डी ऋण टी, और इसका जो है परावैद्युतांक के है और इसका जो है परावैद्युतांक का मान 1 है। यहाँ पे है धन आवेश, सॉरी, यहाँ प्लेटों के ऊपर अगर इधर ऋण आवेश लेंगे तो इधर धन आवेश ले लेते हैं इस तरीके से, और इधर ऋण आवेश ले लेते हैं, और इधर धन आवेश। आप ध्यान से देखें तो ये पूरा जो प्लेट बनाया है हमने, ये एक काल्पनिक प्लेट है जिसके ऊपर कुल आवेश अभी भी 0 है। तो इसको बनाए चाहे ना बनाए, बात वही है, ऐसा समझने के लिए किया गया है। तो इस स्थिति को चाहे ऐसे बनाओ आप, चाहे इसको ऐसे बना दो, इस तरीके से प्लेटों को अलग अलग करके, बात तो वही है। इसके ऊपर धन आवेश है, इसके ऊपर ऋण आवेश है, और यहाँ है ऋण आवेश और यहाँ है धन आवेश। ये जो प्लेट है इसका क्षेत्रफल अभी भी ए ही होगा, इसका भी ए होगा। इसमें जो परावैद्युत माध्यम है वो निर्वात है, के बराबर 1। यहाँ पे जो परावैद्युत माध्यम है इसके लिए परावैद्युतांक के है, जो कि निश्चित रूप से 1 से बड़ा ही होगा। यहाँ पे प्लेटों की बीच की दूरी टी है और यहाँ पे डी ऋण टी है। ये दरअसल क्या है? ये दरअसल श्रेणी क्रम है इस तरीके से, C1 और C2। इसका तुल्यांकी जो धारिता होगा उसको हम CEQ बोल देते हैं। तो यहाँ पे बड़े ही आसानी से CEQ का मान निकाल सकते हैं। CEQ बराबर C1 C2 भागे C1 धन C2। C1 का मान हम यहां से लिखेंगे, यहां से देखिए के भरा हुआ है बीच में, तो लिखेंगे के गुणे एप्सिलॉन नॉट ए भागे प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? टी। C2 का मान लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट ए भागे प्लेटों की बीच की दूरी कितनी है? डी ऋण टी, डी ऋण टी। ये हो गया C1 और ये हो गया C2। इन दोनों को यहां पे रख दीजिए तो CEQ मिल रहा है आपको। ये CEQ है क्या? ये दरअसल है इस व्यवस्था का तुल्यांकी, या इस व्यवस्था का तुल्यांकी, या इस व्यवस्था का तुल्यांकी, या फिर इसका, या फिर इसका। तो घुमा फिरा के हमें जो उत्तर चाहिए था उसका हमें धारिता मिल गया। तो C1 C2 को मान रखिए यहाँ पे, के एप्सिलॉन नॉट ए भागे टी गुणे एप्सिलॉन नॉट ए भागे डी ऋण टी भागा C1
के एप्सिलॉन नॉट ए भागा टी धन एप्सिलॉन नॉट ए भागे डी डेल्टा टी। इसको अब हल करते हैं तो आपको मिलेगा एप्सिलॉन नॉट ए भागे डी डेल्टा टी धन टी भागे के। यही हो जाएगा इस प्रश्न का उत्तर। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।